हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं ना? ठीक है, ऐसे ही स्वस्थ रहें। कल मैंने आप लोगों को बतलाया था जैनेंद्र की कहानियों की विशेषताओं के बारे में कि जैनेंद्र की कहानियाँ कैसी होती हैं। और टीटीसी पार्ट 3 में जैनेंद्र की कहानी दृष्टिदोष पढ़नी है। आज मैं आप लोगों को दृष्टिदोष कहानी के संबंध में बताऊँगी। जैनेंद्र की कहानियों की विशेषताओं के बारे में बताने के क्रम में मैंने बतलाया था कि जैनेंद्र की कहानियाँ आत्मबोध का ज्ञान कराती हैं। आत्म तत्व को लेकर उनकी कहानियाँ चलती हैं और कम पात्रों में ही उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं और कम पात्रों में ही उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से रखने की चेष्टा जैनेंद्र कुमार ने की है अपनी कहानियों में। तो आज हम दृष्टिदोष कहानी की बात करेंगे और देखेंगे कि दृष्टिदोष कहानी का जो पात्र है या उस कहानी का जो ताना बाना है वह कैसा है और किस प्रकार से हमारे मन को प्रभावित करता है, उसके मन का विज्ञान क्या कहता है, उस कहानी के पात्र का जो मानसिक विज्ञान है वह क्या है और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें कि दृष्टिदोष कहानी का क्या ताना बाना है, क्या उसकी कला है। तो दृष्टिदोष कहानी जैनेंद्र कुमार की जो है वह मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी हुई इनकी कहानी है। मनोवैज्ञानिक धरातल इसमें आदि से अंत तक है और उन्होंने कहानी में मात्र 2 पात्रों का जिक्र किया है। दृष्टिदोष कहानी में मात्र 2 ही पात्र हैं और उनमें भी मुख्यतः एक ही पात्र की संवेदनाओं की चर्चा ज़्यादा है। तो वो क्या कहना चाहते हैं, कहानी प्रथम पुरुष में कही गई है। कहानी प्रथम पुरुष में कही गई है और पात्र की संवेदनाओं को देखते हुए तथा उस पात्र के मन की एक गांठ को पाठकों के सामने रखने की चेष्टा जैनेंद्र ने अपनी कहानी के माध्यम से की है। उनकी कहानी का एक पात्र है जिसका नाम है दृष्टिदोष कहानी का पात्र जो केदार नाम से है। वह पात्र केदार क्या सोचता है, क्या करता है, क्या उसके मन में तरह तरह की बातें आती हैं, इसी को लेकर दृष्टिदोष कहानी की संरचना की गई है। तो देखें किस तरह से उस पात्र का चरित्र चित्रण उन्होंने हमारे सामने रखा है, उसके मन की गांठ को किस तरह से इन्होंने जानने की चेष्टा की है। तो केदार जो है वह एक निराश प्रेमी है। अब आप कहेंगे कि निराश प्रेमी क्या होता है? प्रेमी तो हम लोग समझते हैं, लेकिन निराश प्रेमी क्यों क्या होता है भाई? तो निराश प्रेमी वो होता है जिसको प्रेम में निराशा प्राप्त होती है। सिंपल सा इसका एक अर्थ होगा, यही ना होगा कि भाई जिसको प्रेम में निराशा प्राप्त हुई, असफलता प्राप्त हुई, वह एक निराश प्रेमी है। प्रेम उसने किया परंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, उस प्रेम में वो अधूरा रह गया। तो प्रेम की प्राप्ति न होने पर जो निराशा होती है, जो डिप्रेशन में आजकल लोग चले जाते हैं, जिसको डिप्रेशन नाम से कहा जाता है। तो लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि डिप्रेशन, हालांकि डिप्रेशन को मैं अलग रूप से देखती हूँ, तो वो मैं बाद में बतलाऊँगी आप लोगों को कहानी के अंत में। अभी पहले देखिए कि केदार क्या सोच रहा है। केदार दृष्टिदोष कहानी का पात्र है और उसके मन में जो गांठ है वह निराश प्रेमी की है। पात्र क्या है? तो एक निराश प्रेमी है, यह उसका चरित्र है। चरित्र की एक विशेषता है निराश प्रेमी होना। तो केदार एक निराश प्रेमी की भूमिका में है और उसका शुरू से उसने किससे प्रेम किया? तो सुभद्रा नाम की एक लड़की से उसने प्रेम किया जहां उसे निराशा हाथ लगी। तो ये एक मूल धरती है कहानी का, जो प्लॉट है वह एक यही है कि केदार ने सुभद्रा से प्रेम किया और उसकी प्रेम कहानी संपूर्ण नहीं हुई, अर्थात वह एक निराश प्रेमी है। अब क्या क्या बातें उसके मन में आती हैं, कैसे कैसे वह एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर हमारे सामने आता है, उसके मन में कौन कौन सी गांठें उत्पन्न होती हैं, तब वह क्या सोचता है एक व्यक्ति, एक निराश प्रेमी। केदार क्या है? हमारे समाज के बहुत सारे समाज में आप ढूंढने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे केदार मिल जाएंगे जो एक निराश प्रेमी की तरह उनका व्यवहार है, उनका एटीट्यूड है। तो आप देखिए कि केदार क्या सोचता है। केदार लेकिन सुभद्रा को वह चाहता आया है और चाह रहा है, लेकिन स्थितियों के चक्र में और सामाजिक ताना बाना के चक्र में यह उसका प्रेम
कुंठित हो जाता है। और मनोविज्ञान में जब कुंठा होती है किसी को, तो जैसे ही किसी के मन में कोई कुंठा होगी, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई परीक्षा दी और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो मन में उसको एक कुंठा उत्पन्न हो गई। कोई देखने में अच्छा नहीं है, कोई किसी का चरित्र अच्छा नहीं है और दूसरे को अच्छा देकर, किसी का घर अच्छा नहीं है, किसी की कुर्सी अच्छी नहीं है, किसी के वस्त्र अच्छे नहीं हैं, तो ये देखकर जो मन में एक अतृप्त इच्छा जो उठती है और अतृप्त आकांक्षा जो घर कर जाती है किसी के मन में, और तब वह एक कुंठा का रूप लेती है, जिसे मनोवैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग उस कुंठा को बीमारी का नाम देते हैं। यह एक मनोग्रंथि है। कुंठा नहीं होनी चाहिए। कुंठा होना एक मनोविज्ञान के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक रोग है, जिसको जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। न दूर करने पर यह एक बीमारी का भी रूप ले लेती है और डिप्रेशन का भी रूप ले लेती है। तो आजकल आप लोग तो भाई आधुनिक पीढ़ी के आदमी हैं, तो आप लोगों को तो और सतर्क रहना चाहिए। जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ कहने की चेष्टा की है। थोड़ा समझिए, थोड़ी बुद्धिजीविता अपने में लाइए और इस कहानी को अंत तक समझिए। इस कहानी की अंदरूनी भाषा को, अंदरूनी तत्व को समझने की चेष्टा कीजिए कि वह केदार कहीं आप तो नहीं हैं। केदार हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन वह केदार के माध्यम से जो कहानीकार ने कहना चाहा है, कहानी हमारे समाज का दर्पण होती है। तो जो जैनेंद्र कुमार ने केदार को हमारे सामने लाया, आपके सामने लाया, तो उस केदार को समझने की कोशिश कीजिए कि केदार सामाजिक नियमों के कारण उसका प्रेम कुंठित होता है। सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक बंधन है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारे जो परिवार की संरचना है, वह इस प्रेम को स्वीकार करेगा न करेगा, क्या होगा न होगा। तो मन था प्रेम की तरफ दौड़ा चला गया और फिर सामाजिक रूढ़ियों ने उसका रास्ता रोक दिया, और जब रास्ता रोक दिया तो वह कुंठा के रूप में उसके मन में घर कर गया कि मुझे यह प्रेम हासिल नहीं हो पाया। सुभद्रा का विवाह हो गया, जिसे उसने चाहा था। उस लड़की की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, वह पराए घर चली जाती है। मगर केदार वहीं का वहीं रह जाता है। केदार अपने मन को काबू में रखकर और क्या करता है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। उसने अपने मन को काबू में रखा। सुभद्रा चली गई, दूसरी जगह चली गई, दूसरे के घर चली गई, दूसरे के आंगन की तुलसी बन गई, परंतु केदार अपने मन पर काबू रखता है और विवाह नहीं करता है। और विवाह न करके वह डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और जीवन में एक लंबे समय तक वह अविवाहित ही रहता है, क्योंकि उसके मन में तो यह कुंठा बैठ गई थी ना कि भाई मैंने प्रेम किया, और प्रेम में निराश व्यक्ति तब अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की और डॉक्टर बन गया। और लेकिन उसके जीवन की पूर्णता तो हुई ही नहीं ना, वो तो अविवाहित रह गया ना। उस तरफ से उसका मन हट नहीं सका और दूसरे विवाह की तरफ रम नहीं सका। तो उसने अपना रास्ता बस वहीं पर रोक कर रखा और उसी कुंठा में जीता रहा कि मैं एक असफल प्रेमी हूँ। लेकिन जब आखिर व्यक्ति की जो उम्र होती है, या फिर एक उम्र होती है जब आदमी बहकने की उम्र में होता है, और एक उम्र होती है जब आदमी संवरने की उम्र में होता है, और एक उम्र होती है जब यौवन दरकने लगता है, तब उसे एक साथी की ज़रूरत महसूस होती है। तब उसे लगता है कि शायद मैंने कहीं कुछ खो दिया है, इस ढलती हुई उम्र में, ढलते हुए यौवन में मुझे एक साथी की ज़रूरत है। तो वह लंबे समय तक अविवाहित रहने के बाद एक साथी की तलाश करता है, और जब उसका यौवन समाप्ति स्थल पर आता है तब वह विवाह की आवश्यकता को महसूस करने लगता है। विवाह क्या है? एक सामाजिक समझौता है। अभी तक उसने अपने मन को काबू में रखा था, जब तक उसका यौवन बरकरार था, तो अपनी प्रेमिका के लिए वह जीता रहा, अविवाहित रहा। और लेकिन जब उम्र ढलान पर आई, यौवन ढलान पर आया, तब उसे विवाह की आवश्यकता महसूस हुई। बहुत सारे कारण हुए होंगे, जैसे व्यक्ति का मन है, जब उसे लगता है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, ये समस्याएं आ रही हैं, तब उसे, चाहे वह नौकरानी के रूप में हो, चाहे वह पत्नी के रूप में हो, चाहे वह हमसफ़र के रूप में हो, या फिर साथी के रूप में हो, जिस तरह के रूप में हो, भाई उसको विवाह की आवश्यकता महसूस होती है। और जब विवाह की आवश्यकता केदार बाबू को महसूस हुई, तब उन्होंने
क्या किया। तो उस समय तो वो जिस समय की कहानी है कि केदार बाबू सुभद्रा से प्रेम किया करते थे, तो उस वक्त वह युवक रहे होंगे। तो युवक थे तो युवती से उन्होंने प्रेम किया। अब जब उन ढलान वाली उम्र में उन्हें विवाह की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने क्या किया, आवश्यकता महसूस होते ही कुछ मन भी बदला होगा, तो उन्होंने विवाह की आवश्यकता जैसे ही महसूस हुई तो उन्होंने एक मादा से विवाह कर लिया। मादा कहने का मतलब हुआ कि एक उम्रदराज महिला से उन्होंने शादी कर ली, विवाह कर लिया। ये केदार का चरित्र है। केदार का चरित्र बस इतने ही ताने बाने में घूमता है कि असफल हुआ प्रेम में, और यौवन ढलने की उम्र में उसने एक महिला से, उम्रदराज महिला से मतलब मादा से उसने शादी की। यह एक कहानी का, दृष्टिदोष कहानी का प्लॉट है। अब इस दरमियान, इस दौरान, इन सारी घटनाओं के बीच में या उसके बाद की जो संरचना हमारे सामने आती है, वह मनुष्य की गुत्थियों को खोलने में सहायक होती है या नहीं, ये आप देखें, आप भी सोचें। आप इस युग के हैं, आप आधुनिक युग के हैं, जैनेंद्र हमसे बहुत पहले के हैं, लेकिन जैनेंद्र ने आज के युवाओं की बात को वहाँ पर रखा है। तो आप देखें कि कैसे उन्होंने हमारे समाज के युवाओं की बात को देखते हुए और समाज की बातों को महसूस करते हुए हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस वक्त जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति करें, अन्यथा वह बेकार है। तो आप देखें कि केदार ने जब अपना विवाह कर लिया तो केदार ने क्या कहा। केदार का स्टेटमेंट आता है, वक्तव्य आता है। केदार, यह विवाह था, इसको आप विवाह कहेंगे या फिर एक बंधन है जिससे केदार ने अपने आप को बंधन युक्त कर लिया, तो इसको विवाह कहेंगे या बंधन में डाल देना कहेंगे। तो केदार का जो कितना कमज़ोर और झूठा है यह बंधन, यह विवाह। तो केदार के शब्दों में ही सुनिए कि केदार ने क्या कहा। केदार ने स्वयं इस विवाह के संबंध में जो वक्तव्य दिया, जो स्टेटमेंट दिया, वह केदार क्या कहता है। किंतु केदार का स्टेटमेंट है, किंतु मैंने विवाह तो नाम, रूप अथवा स्त्री के स्त्रीत्व और व्यक्तित्व आदि से नहीं किया। अब बतलाइए कि यह कितना कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद वाक्य है जो केदार के मुख से निकलता है कि किंतु मैंने विवाह तो नाम से भी नहीं किया, रूप से भी नहीं किया, और स्त्री के स्त्रीत्व से भी नहीं किया, और व्यक्तित्व आदि से भी नहीं किया। वह तो मैंने मादा थी इससे किया। वह तो मादा थी इसलिए मैंने विवाह किया। मादा होने के कारण मैंने स्त्री को विवाह, वह मादा थी इसलिए मैंने उससे विवाह किया। घर में 4 नौकर हैं, इतने पलंग, इतने तौलिए हैं, तो ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए एक मादा भी क्यों नहीं आया विवाह की कीमत देकर। इसलिए उस ज़रूरत की चीज़ को भी मैंने अपने तय सुलभ बना लिया। अब सोचिए कि केदार का कैसा व्यक्तित्व, कैसा चरित्र हमारे सामने आता है। अरे भाई, इसको प्रेम थोड़ी ना कहते हैं। अरे प्रेम किया था तो अगर मान लीजिए कि इतने दिनों तक आपने प्रेम के नाम पर अपने आप को एक निराश प्रेमी के रूप में ही रखा तो उसको निभा लेते। लेकिन ये स्टेटमेंट आपने देकर तो अपने आप को बिल्कुल ही ओछा कर दिया ना, कि जैसे हम तौलिया खरीदते हैं, पलंग खरीदते हैं, सोफ़ा खरीदते हैं, घर में नौकर चाकर पैसा देकर लाते हैं, उसी तरह से मैंने पैसा देकर एक मादा को अपनी ज़रूरत के लिए लाया। ये पुरुष का चरित्र है। ये सचमुच सही अर्थ में यह एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि उसके मन में पल गई है कि भाई जैसे हम हर ज़रूरत की चीज़ को खरीद कर ले आते हैं, उसी तरह से हमने एक स्त्री को खरीद कर लाया है ज़रूरत की वस्तु मानकर। तो यह एक असफल व्यक्ति ही इस कुंठा में पलकर ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा वक्तव्य दे सकता है जो पुरुष के चरित्र को इतना नीचे गिरा कर रख देगा कि घिन आने लगेगी आदमी को इस तरह के अथी पर, इस तरह के स्टेटमेंट पर, कि वो ज़रूरत की वस्तु बन गई। और अभी भी आप देखेंगे तो समाज में ऐसे बहुत सारे पुरुष आपको मिल जाएंगे जो स्त्री को केवल ज़रूरत की वस्तु ही समझकर उसका उपयोग करते हैं।
खैर ये बहुत ही विवादास्पद प्रॉब्लम है, समस्या है समाज की। तो खैर इस पर अगर कभी डिबेट होगा तो अलग से हो सकता है, लेकिन यह केवल हम लोग कहानी की बात कर रहे हैं, केदार की बात कर रहे हैं, जो उस कहानी का पात्र है, दृष्टिदोष कहानी का पात्र है। और उस पात्र ने इतना विवादास्पद वक्तव्य दिया है कि वह एक ज़रूरत की वस्तु को ले आता है अपने घर में तौलिए की तरह खरीद कर, और उसको वह विवाह का नाम देता है। विवाह तो दो दिलों का मिलन है जो हो नहीं पाया, चाहे वह आप जिस चीज़ से आकर्षित हों, लेकिन आकर्षण तो दो विपरीत लोगों में, दो विपरीत लिंगों में होता ही है। तो न रूप है, न यौवन है, और न स्त्री के स्त्रीत्व से भी नहीं है। एक मादा है जिसको उसने विवाह कर घर में एक ज़रूरत की वस्तु की तरह, तौलिए की तरह उपयोग करने के लिए लाया है। यह पुरुष के चरित्र का घिनौना रूप यहाँ पर जैनेंद्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, समाज में अच्छे पुरुष भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग। जब हम समाज में रहते हैं तो हर चरित्र के लोग आते हैं, हर व्यक्ति का चरित्र अलग अलग होता है। और चरित्र चित्रण किसी का, अगर हम केदार का चरित्र चित्रण करने चलेंगे तो क्या करेंगे? चरित्र चित्रण किसे कहते हैं? चरित्र चित्रण किसी व्यक्ति के अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का समेकित मिला हुआ रूप होता है, जिसे हम भीतर का जो उसकी जो अंतरात्मा होती है और बाहर की जो आत्मा होती है, दोनों मिलकर जब हमारा सामने जो स्वरूप रखते हैं, हमारे व्यवहार को जो सामने लाते हैं, आंतरिक व्यवहार को, बाह्य व्यवहार को, और वही हमारा चरित्र बन जाता है। हमारी सोच, हमारे विचार वही हमारा चरित्र बन जाते हैं, और तब हम उनको तब लोग हमारा चरित्र चित्रण करते हैं और आकलन करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। तो यह केदार का चरित्र ऐसा होगा, ऐसी सोच होगी, ये इसको दिखलाने की चेष्टा की है हम जैनेंद्र ने अपनी कहानी दृष्टिदोष में। अब क्या होता है वो आगे देखिए कि विवाह के पश्चात भी, विवाह तो उसने कर लिया, स्टेटमेंट भी दे दिया, वक्तव्य जारी हो गया, लेकिन विवाह के पश्चात भी केदार के मन में जो अतृप्ति है, सुभद्रा को न पाने का जो दुख है, जो कुंठा है, जो असंतोष की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वह मिटती नहीं है। वह अग्नि धधक रही है, वह मिटी नहीं है, वह प्रज्वल। और जब कोई अतृप्त सी इच्छा, जिसे पाने की कोई इच्छा है और न पाए कोई व्यक्ति, तो वह दबती नहीं है, वह चिंगारी की तरह, वो दबी हुई राख में जो चिंगारी दबी रहती है, उसी तरह से वह भावना उसके दिल में पनपती रहती है, पनपती रहती है, पनपती रहती है, और समय पाकर वह फिर से चिंगारी अग्नि का प्रज्वलित रूप धारण कर लेती है, भयानक अग्नि के रूप में हमारे सामने आती है। तो केदार के मन में यह असंतोष की जो आग थी, वह आग मिटी नहीं है, वह आग बरकरार है, वह अग्नि उसी स्वरूप में उसके भीतर है। अतृप्ति की जो भावना है वह अभी भी उसी तरह की उसकी भावना अतृप्त है, असंतोष फैला हुआ है, कुंठा बन गई है। लेकिन चूँकि सारी कुंठाओं के बावजूद पेशे से तो वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो डॉक्टर का मतलब वो चिकित्सक जो इलाज करता है, बीमारों का इलाज करने वाला चिकित्सक। केदार पेशे से वही है, चिकित्सक। तो चिकित्सक होने के नाते एक डॉक्टर का है सामाजिक दायित्व भी होता है। अब देखिए कि अभी जो हमारा कोरोना काल का जो समय है, ये ट्रांजिट पीरियड है। इस ट्रांजिट पीरियड में डॉक्टर क्या हैं? अपनी अनदेखी करके भी डॉक्टर लगे हुए हैं काम पर, और न जाने कितने डॉक्टर अपने घर से दूर होंगे, अपने बाल बच्चे से दूर होंगे, अपने परिवार से दूर होंगे, लेकिन सबकी चिंता छोड़कर, सारी कुंठाओं को, कहीं कोई प्रेमी से, प्रेमिका से दूर होगा, दूर होगी, और सब अपनी अपनी कुंठाओं को कहीं पीछे छोड़कर एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और लगे हुए हैं, मोर्चे पर डटे हुए हैं, मरीजों का ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर हैं और सामाजिक दायित्व है उनके ऊपर इलाज करना। उसी तरह से केदार सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हैं, और क्या करते हैं उस सोसाइटी। यदि वह व्यक्तिगत जीवन में एक असफल प्रेमी है, केदार व्यक्तिगत जीवन में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सका, वहाँ पर उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया, जिस चीज़ को पाने की इच्छा थी वह चीज़ वो पा ना सका। लेकिन वो पेशे से चूँकि एक चिकित्सक है, जिसके कारण उसका एक सामाजिक मूल्य है, व्यक्तिगत मूल्य हो ना हो, सामाजिक मूल्य है, और वह अपने पेशे में लगा हुआ है, इसलिए वह
अपने अंतर मन की पीड़ा को, उसके मन में जो पीड़ा है अंतर मन में, उस पीड़ा को वह रिसने देता है। ऐसा नहीं कि उस पीड़ा, देखिए जब कोई घाव होगा आपको तो उस घाव को अगर आप दवा दारू से या कुछ लेप उप लगा कर ठीक कर दीजिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी घाव होता है रामकृष्ण परमहंस की तरह कि घाव को कूड़े देते रहिए तो उसमें से जो पानी रिसता है घाव से, तो जो पानी रिसता है तो वह भी कहीं ना कहीं रिश्ता हुआ पानी, घाव से रिश्ता हुआ पानी भी व्यक्ति के तड़पते मन को, उस मन की तरफ की अग्नि को कहीं ना कहीं वह ठंडक प्रदान करता है। तो केदार जो है, केदार पेशे से डॉक्टर है, वह अंतर मन की पीड़ा को रिसने देता है, घाव को सूखने नहीं देता है, रिसने देता है। मतलब घाव से जो, जिसको देहात की भाषा में पंछा छोड़ना कहते हैं, वह पंछा छोड़ता रहता है और उस पंछे की उस पंछे घाव के जो पंछा छूटना कहते हैं, रिसना कहते हैं, धीरे धीरे रिसना कहते हैं, धीरे धीरे को बहना कहते हैं, तेज को, तो वो रिस रहा है, वह घाव जो है केदार का वह रिस रहा है और वह रिश्ता हुआ जो घाव है वो बड़ा दर्द दे रहा है उसको, उसके अंतर मन को दर्द दे रहा है। वह केदार अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से दुखी है कि जो चीज़ उसने चाही थी वह उसे मिली नहीं, और वह घाव वह सूखने नहीं देता है, उसका इलाज नहीं करता है, न एलोपैथिक, न आयुर्वेदिक और न ही होम्योपैथ और न ही नेचुरोपैथ, किसी भी दवा का उसने सहारा नहीं लिया, उसको रिसने दिया, उसने अंतर मन में उसको रिसने दिया उस घाव को। अब केदार अपने व्यक्तित्व की उलझनों में अभी उलझा ही हुआ था, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, उलझनों में रह गया। शादी भी कर ली उसने, शादी करने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, मन तो कहीं उसका और है, क्योंकि जो चीज़ उसने चाही थी वह चीज़ उसे मिली नहीं। कि अचानक एक घटना उसके जीवन में घटती है। क्या? तो वह घटना घटती है कि जब वह डॉक्टर है तो सुभद्रा अपनी आँखों को दिखलाने के लिए, आँखों को दिखलाने का मतलब आँखों की सुंदरता दिखलाने के लिए नहीं, आँखों को मतलब दृष्टि दोष को, आँख की बीमारी को लेकर डॉक्टर केदार के सामने उपस्थित होती है इलाज के लिए। आँखों की बीमारी को लेकर, जिसको हम दृष्टि दोष कह रहे हैं, उस बीमारी को दिखलाने के लिए केदार के पास इलाज के लिए आती है। कौन? तो उसकी पुरानी प्रेमिका, जिसको उसने चाहा था, जो उसे न मिली, और केदार एक चिकित्सक है, उसके पास वह चिकित्सा के लिए आती है सुभद्रा। अब क्या होता है तो देखिए कहानी का क्लाइमेक्स, कैसे कैसे कहानी का रचना तंत्र जैनेंद्र ने बुना है वो देखिए। तो क्लाइमेक्स पर आइए कि केदार चिकित्सक है, लेकिन चिकित्सक जरूर है, लेकिन पहले क्या है? पहले तो वह एक व्यक्ति है केदार, जो उसका नाम है। चिकित्सक बाद में है, केदार पहले है। वह क्या करता है? और सुभद्रा दूसरे की पत्नी होकर भी केदार की वही सुभद्रा है। जब वह सुभद्रा केदार के सामने आती है तो केदार यह नहीं समझता है कि किसी और की पत्नी मेरे सामने आई है इलाज के लिए, वह यह समझता है कि वह तो वही सुभद्रा है जिसे मैं चाहा करता था, चाह रहा हूँ, चाहता रहूँगा। यह प्रेम की परिणति है, यह प्रेम की पीड़ा है, यह प्रेम का घाव है जो उसके अंतर मन में धीरे धीरे रिश्ता रहता है। घाव को उसने सूखने ही नहीं दिया है ना, तो सुभद्रा को सुभद्रा के रूप में ही देख रहा है। तो सोचिए कि ऐसे कितने केदार हमारे समाज में होंगे। ये तो एक केदार की कहानी है। अतः वह वर्षों से दबी पीड़ा फूट कर वह निकलती है, व्यथा उमड़ने लगती है। भीतर में दोनों को व्यथा है, पीड़ा है, व्यथा है, और घाव जो रिस रहा था वो पक गया। जब दोनों आमने सामने आते हैं इतने लंबे अंतराल के बाद, तो क्या होता है? देखिए कहानी का क्लाइमेक्स कि घाव अब पक गया। इतने दिनों के अंतराल के बाद घाव जब जो रिस रहा था इतने दिनों से, मन में दबी हुई पीड़ा थी, दबी हुई व्यथा थी, दबी हुई वेदना थी, वह घाव फूट जाता है। और फूटने पर क्या होता है? घाव से पीप निकलने लगता है, सारा मवाद बाहर निकल जाता है, और तब घाव की चुभन, घाव की टीस,
व्यथा सब कम हो जाती है। तो घाव फूट जाता है, व्यथा जब ज़्यादा हो जाती है तो घाव फूट जाता है। और लेकिन घाव तो फूटता है, दोनों आमने सामने हैं, और घाव फूट जाता है। तो घाव फूटने पर भी क्या होता है, तो सामाजिक, हम इस समाज में रहते हैं, हम इस समाज के भीतर रहने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, हम इस समाज में की मान्यताओं के साथ रहते हैं, हम इस समाज की सीमाओं को मानते हैं। हमारी कुछ सीमाएं हैं और मर्यादाएं भी हैं, लक्ष्मण रेखाएं हैं, जिन्हें हम अभी भी इस 21वीं सदी के युग में उन मर्यादाओं को, उन सीमाओं को नहीं लांघ सकते हैं, और उनका पालन करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। नहीं तो समाज में ऐसा विघटन हो जाएगा कि सारी परंपराएं, मर्यादाएं, सीमाएं, आकांक्षाएं सब कुछ टूट कर बिखर जाएंगी। समाज समाज नहीं रहेगा, परिवार परिवार नहीं रहेगा, देश देश नहीं रहेगा, और हम मनुष्य मनुष्य नहीं रहेंगे। तो इन्हीं सामाजिक और वैयक्तिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर, मर्यादाओं को ध्यान में रखकर दोनों ठिठक से गए और क्या किया, केदार ने पुकारा, केदार ने उसे पुकारा है। क्या पुकारा, तो प्यारी सुभद्रा, प्यारी सुभद्रा। जैसे ही उसने कहा, प्यारी सुभद्रा कहकर जैसे ही उसने पुकारा, सुभद्रा ने क्या किया, दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई। यह मर्यादा है, क्योंकि वह दूसरे की पत्नी हो चुकी है, वह अपना इलाज कराने आई है, वह दरवाज़ा छोड़कर बाहर चली जाती है। अब देखिए, यहीं पर आलोच्य कहानी, जो इस कहानी की हम चर्चा कर रहे हैं, दृष्टिदोष, उसमें व्यक्ति की विवस्था का, और जैसे ही सुभद्रा चली गई होगी तो जरा सोचिए केदार की क्या मनोस्थिति हुई होगी। अचानक से उसे देखा होगा तो उसे बड़ी ही ठंडक पहुंची होगी, बड़ी ही एक अच्छी सी भावना मन में आई होगी कि सुभद्रा आई है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर चली जाती है पुकारने के बावजूद, तो केदार का हृदय तो टूट टूट हो गया होगा, उसकी भावनाएं दरक सी गई होगी। और तब वह क्या करता है, तो व्यक्ति कितना विवश होता है, एक व्यक्ति मर्यादाओं के आगे कितना विवश होता है, यह केदार को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और इतना सजीव और मार्मिक चित्रण इस केदार के चरित्र के द्वारा जैनेंद्र ने दृष्टिदोष कहानी में किया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। एक मनुष्य का जो मार्मिक चित्रण है और साहित्यिक भंगिमा के साथ, वह कहीं और अन्यत्र दुर्लभ है। आधुनिक युग में व्यक्ति क्या है, बाह्याडंबरों में घिरा हुआ है, अपने खोखले जीवन को ढो रहा है, खोखले जीवन को किसी न किसी चीज़ से ढकने की कोशिश करता रहता है। कभी फेसबुक है तो कभी ये है तो कभी ट्विटर है तो कभी, ये सब क्या है, ये सब खोखलापन है। ये सब आदमी के भीतर जो एक खालीपन आता है, वही वो इस सब चीज़ों में, बाहरी दुनियावी चीज़ों में, आडंबरों में अपने आप को ढकने की कोशिश करता है। अपने मन के खालीपन को ढको, मन की दीवार से, मन के आचरण से मन को मजबूत करो, तब जाके वो आत्मसंयत रहो, घाव को बढ़ने न दो। घाव को बढ़ने दोगे तो यह जो अंतर मन की पीड़ा होती है, ये बड़ी भयानक होती है, आदमी को न जीने देती है न मरने देती है। तो अंतर मन को शांत करें। तो कहानीकार ने क्या कहना चाहा है, इतना मार्मिक और सटीक चित्रण उन्होंने केदार के व्यक्तित्व का किया है। सामाजिक नीतियों और आदर्शों से अनुबंधित रहता है। एक व्यक्ति क्या होता है, व्यक्तिवाद क्या है, वो कहीं पर यह लिखित दस्तावेज नहीं है किसी मकान की रजिस्ट्री की तरह, लेकिन एक व्यक्ति सामाजिक अनुबंधों के दायरे में जीता है। एक व्यक्ति समाज में आदर्शों को जीता है, आदर्श के नाम पर जीता है, सामाजिक अनुबंधों के नाम पर जीता है, अपने आदर्श को सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश में जीता है। कहीं कभी वो किसी और के लिए जीता है, कभी किसी और के लिए जीता है, कभी अपने लिए तो जीता ही नहीं है वो। कभी अपने लिए तो हमारा तो कहेगा समाज में है, कभी अपने लिए जी कर देखो तो सही ढंग से। अगर केदार ने अपने जीवन के उस दौर में अगर इसने ठोस कदम उठाया होता तो आज इतना मार्मिक और इतनी दयनीय अवस्था में वो हमारे सामने पात्र के रूप में न खड़ा होता। वह केदार केवल कहानी का पात्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे केदार हमारे जीवन के सामने में, हमारे समाज में आपको खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा।
आप में से भी कई ऐसे केदार होंगे। तो आदमी को जिस वक्त समय है कैंसर की तरह उसको फैलने नहीं देना चाहिए। उस देन एंड देयर उस बीमारी का इलाज करें जो बीमारी आपके अंदर घर कर गई है। अगर प्रेम भी बीमारी है, प्रेम नामक रोग आपको लग गया है, तो उस बीमारी का इलाज आप अपने ठोस मन से कीजिए, मन को मजबूत कीजिए और तब कोई ठोस निर्णय पर पहुंचिए। नहीं तो केदार का चरित्र अपनाते हुए और केदार की मार्मिकता और रिश्ते हुए घाव का दर्द लेकर जीना होगा। तो व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है। जीवन बहुत कीमती होता है, जीवन को जीने में लगाना चाहिए। जीवन को सच्चे अर्थों में जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने की राह में अगर बाधाएं भी आ रही हैं, तो आप अगर सच्चे पुरुष हैं तो अपने पुरुषार्थ को सामने लाइए और पुरुषार्थ को सामने लाकर आप देखिए कि आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। हासिल करना तो आपके हाथ में है ना। कहानी तो मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन कहानी क्या है? पात्र हम हैं, आप हैं, वो है, कोई तीसरा व्यक्ति है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस कहानी का पात्र है। और पात्र में जीना जब व्यक्ति को आ जाएगा तो कहानी केवल कहानी नहीं रह जाएगी, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी के अलावा यह यथार्थवादी कहानी हो जाती यदि केदार उस वक्त किसी ठोस निर्णय पर पहुंच गए होते। लेकिन जैनेंद्र ने तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस कहानी को हमारे सामने रखा है कि केदार के चरित्र को हम समझें और समस्या का जो समस्या उसके सामने आई उस समस्या को कैसे सुलझाएं आज की पीढ़ी या उस वक्त की पीढ़ी। तो समय कहने के लिए 21वीं सदी है, 20वीं सदी, 19वीं सदी है, लेकिन सदी सदी ही है। व्यक्ति आज भी वही है जो पहले था, वो न बदला है न बदलेगा। लोग कहते हैं समय बदल गया है, समय कुछ नहीं बदला है, बदलता व्यक्ति है, समय नहीं बदलता। समय तो ज्यों का त्यों अपनी गति से चलता रहता है। बदलना होगा व्यक्ति को, बदलना होगा हमको, बदलना होगा आपको। अगर हम और आप नहीं बदलेंगे तो यह समय क्या बदलता है? हमारी सोच बदलेगी, हमारे विचार बदलेंगे, हमारी परंपराएं बदलेंगी, तभी तो हम कह सकते हैं कि समय बदल गया। समयों में कुछ नहीं बदला है, ये केवल कहने की बातें होती हैं कि समय बदल गया। समय नहीं बदलता है, समय बदलता है व्यक्ति। फिर व्यक्तिवाद आ गया। जब व्यक्ति बदलेगा तब समाज बदलेगा, तब देश बदलेगा, तब जो है सो विदेश बदलेगा। इसलिए हम खुद को बदलें तब दूसरों से अपेक्षा करें कि वो भी बदले। तो यहाँ पर हम केदार पर थे कि केदार किस तरह से सामाजिक अनुबंधों में जी रहा है। सामाजिक कोई लिखित रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोर्ट में जाकर अनुबंध नहीं करता है कि, लेकिन समाज का एक जो दबाव होता है उस दबाव को हम कितना महसूस कर रहे हैं, वो कितना महसूस कर रहा है, उस दायरे में हम कितना अपने आप को रख पा रहे हैं, ये देखने की चीज़ होती है। जीवन के झूठे अर्थ की तलाश में भटकता रहता है व्यक्ति। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी तो हमारे अंदर में बसी हुई है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो जहाँ जहाँ वन में मृग की तरह मृग भटक रहा है वन में, और वहाँ कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो जीवन के सच्चे अर्थों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और झूठे अर्थों को हमें नकार देना चाहिए। मनुष्य अपनी प्रकृति से अलग अगर जाएगा, जो मनुष्य की प्रकृति है, और मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक प्रेम में पलता है, प्रेम में जीता है, प्रेम को झेलता है, प्रेम में रहता है, प्रेम चाहता है, प्रेम देता है। और मनुष्य अगर अपनी प्रकृति से अलग हो जाएगा, एक झूठे आडंबर में ढक जाएगा, तो जगत के माया जाल में फंसता चला जाएगा और तब जाकर वो एक मादा को ले आएगा, एक वस्तु को लाएगा, प्रेम को नहीं लाएगा, वस्तु को लाएगा। तो जैसे ही वस्तु है तो वस्तु को लाएगा तो उसकी जो भावनाएं हैं वह भी कहीं ना कहीं विखंडित होंगी। और वस्तु को जैसे ही हम समझेंगे वस्तु है, सामान है, टूट गया फेंक दो, ले आओ, तो प्रेम में जीना, प्रेम में मरना, प्रेम में पागल हो जाना, और न हुए तो केदार की तरह कुंठित हो जाना। तो यह मन की भटकन को ये जो माया जाल में फंसता है केदार, वह क्या है? उसके मन की भटकन है। या तो आप प्रेम में पड़े रहिए तो मन की भटकन को और उसके व्यक्तित्व का बिखराव हो जाता है कि सुभद्रा को उसने फिर से उसी रूप में देखना चाहा जो कि असंभव है। तो ये व्यक्तित्व का बिखराव हो जाता है, पलायन हो जाता है, व्यक्तित्व की गिरावट हो जाती है। कई बार इसके चरित्र में स्खलन आया है। केदार के चरित्र में एक बार चिकित्सक के रूप में अपने मरीज के साथ, सुभद्रा उस समय उसकी प्रेमिका नहीं है, वह उसकी कौन है? तो सुभद्रा उसकी
मरीज है, मरीज चिकित्सा कराने आई है, लेकिन व्यक्तित्व का उसका विघटन हो गया कि उसने प्यारी सुभद्रा कह दिया। ऐसा कहना चिकित्सक के पेशे के साथ अन्याय है। उसने उसको उसी रूप में देखा। तो प्रेम में जीना था तो प्रेम में जीते रहते। तो झूठे माया जाल में आपने वस्तु को खरीदा, मादा को लाया, और तब सुभद्रा को देखकर फिर आपके व्यक्तित्व में वो गांठ पड़ती है और आप प्यारी सुभद्रा उसे कहकर पुकार लेते हैं। तो ये व्यक्तित्व का बिखराव हो गया, विघटन हो गया, चरित्रहीनता हो गई। तो चरित्र को बनाए रखना, चरित्र को संवारे रखना, ये सबके वश की चीज़ नहीं है। ये चरित्र ही है जिसके बल पर हम खड़े होकर किसी से नज़रें मिला पाते हैं। चरित्र नहीं होगा व्यक्ति के पास तो वो किसी से दो बातें कर नहीं सकता है, नज़रें उठाकर बात नहीं कर सकता है, नज़रें हमेशा नीचे रखनी पड़ेगी उसे। तो कभी भी विघटन व्यक्तित्व में नहीं लाना चाहिए। तो केदार चिकित्सक है और सुभद्रा दूसरे की पत्नी है, उसके बाल बच्चे हैं, परंतु दोनों के भीतर प्रेम का जो दावा नल है वह दहकता रहता है, प्रज्वलित होता रहता है। तो ये क्या है? सामाजिक विसंगति है। सामाजिक अनुबंध के तहत दोनों का जीवन इस तरह से वो क्यों गई? सुभद्रा को नहीं जाना चाहिए था, जानती थी कि केदार कौन है, तो वहाँ इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये फूट रही होगी कि जाकर जरा देखूं तो क्या उसका क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है वो। तो यह देखने की जो उसकी हसरत कहीं ना कहीं उसके मन में दबी चिंगारी की तरह बसी हुई थी, जो उसके कदम उसके चिकित्सक वाले क्लिनिक पर पहुंच गई, नर्सिंग होम तक पहुंच गई। तो ये दबी हुई जो उसकी भावना थी वह मरीज बनकर उसको उसके कदम वहाँ तक ले जाते हैं। तो देखिए यह दावा नल है। तो कोई ठोस कदम अगर उठा लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। मन कहीं और, तन कहीं और। तो इस स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व बंट जाता है। वह ढंग से न इधर का रहता है न उधर का रहता है, और न घर का न घाट का। तो सामाजिक जो मनुष्य के द्वारा जो रचित कृत्रिम माया जाल है, कृत्रिम सामाजिक विसंगतियां हैं, जो दूरियां हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके भीतर में ये दोनों प्राकृतिक मूल नियमों की उपेक्षा कर देते हैं, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति बनी है। अगर दोनों का आकर्षण वैसा था तो दोनों को ठोस निर्णय के आधार पर एक दूसरे का हाथ थाम लेना चाहिए था, मेरे अनुसार। अगर ऐसा संभव नहीं था, अब देखिए कि उसका एक व्यवस्था जो है सुभद्रा की और उसको केदार की, तो वो देखिए कि क्या एक चित्र देखिए कि क्या वो कहता है। लेकिन मैं कभी कभी अपने को निष्फल सा भी अनुभव करता हूँ। मन गिरा गिरा सा रहता है और लगता है कि जैसे मैं झड़ चुका हूँ, मैं अकेला हूँ और दुनिया धन जोड़ने के लिए मानो इस बात पर अब मन चिपकाए न चिपकता, वहाँ से खिसक आना ही चाहता। ऐसे समय अपने बारे में और सतर्क होकर अपने को संभाल लेता, खूब चुस्त और कर्तव्य में अत्यंत लीन होकर कर्म में लिपटा ही रहता, व्यस्त ही रहता। सोता बहुत कम, पढ़ता था, प्रयोग करता था, परीक्षण करता था, उसके बाद रोग निदान और दवा दान करता था। नौकर बहुत थे और वे सब मुझे होशियार कहते थे। अपनी भांति मैं उन्हें भी कमीशन की नाई अथक और चुस्त न देखूं, यह मुझे असह्य था। मैं उन पर रह रह कर चिल्लाता और झींकता था। मैं अत्यंत उद्यमी डॉक्टर था, किंतु केदार ने अपना चरित्र चित्रण स्वयं किया है कि वह बहुत ही उद्यमी डॉक्टर है। नौकर चाकर घर के सारे लोग उसे बहुत ही होशियार मानते थे। लेकिन जैसे ही वो सुभद्रा सामने आती है और सुभद्रा ने पूछा कि केदार तुमने ब्याह कब किया, तो जैसे ही सुभद्रा का ये कथन उसके कानों में आता है कि केदार तुमने ब्याह कब किया, मैं सब जानती रही, लेकिन 43 वर्ष तक तुम कुंवारे रहे। मैं कब कहती हूँ कि सुभद्रा पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। केदार क्या तुम आशा किए ही जाते हो?
कहीं कहीं ना कहीं वो भी भावुक हो रही है। और 43 वर्ष तक इसकी सारी खबर वो रख रही है कि 43 वर्ष तक ये कुंवारा है, और सारी खबर उस तक पहुंचती रही है। और अभी भी वो कह रहे कि तुम अभी भी आशा रख रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सुभद्रा का कहना है। और सुभद्रा ने जो यह कहा उसमें आप देखिए कि पुरुष मनोविज्ञान तो हमने अभी अभी देखा केदार के रूप में, अब नारी मनोविज्ञान को देखिए कि नारी मनोविज्ञान का कैसा स्वरूप यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है कि कहीं ना कहीं वो भी सामाजिक मर्यादाओं में बंधी हुई थी। और नारी का जो मनोविज्ञान है वह स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। कैसे? तो सुभद्रा के भीतर का जो हाहाकार है वह इन पंक्तियों में दृष्टिगोचर हो रहा है कि नहीं नहीं, मैं अभी इतनी जल्दी विधवा होने वाली नहीं हूँ। क्यों? तो केदार अब मरणासन्न हो रहा है। क्यों ऐसा उसने कहा? क्या मतलब है उसे? तो यह नारी मनोविज्ञान है। मतलब भीतर से केदार के न रहने पर वह उसकी विडो अपने को मानेगी क्या? तो कहीं ना कहीं से मन से जुड़ाव है, और जब मन से जुड़ाव है तो तन कहीं और है, मन कहीं और है। तो इस तरह से नारी का जो यह मनोविज्ञान है, ये जो दोहरा चरित्र हमारे सामने आ रहा है, ये समाज में विघटन पैदा करने के लिए ही इस तरह के चरित्र हमारे सामने आते हैं। चरित्र में ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। और वह स्वयं पर फिर नियंत्रण भी कर लेती है, आवेग को दबा लेती है। परंतु यह शाश्वत सत्य है कि जब आदमी को जितना ही दबाया जाता है वह उतना ही अंदर की गंदगी को उभारता है। जब किसी घाव को, आपने घाव देखा होगा, एक साधारण सा उदाहरण देखिए कि जब किसी व्यक्ति को कोई घाव होता है पाँव में, हाथ में, और जब उसमें छोटा सा छिद्र कर दीजिए और उसको जितना दबाइएगा उतना वो बाहर आता है, वो मवाद, वो पीप, उस जितना दबाते जाइएगा और कहते हैं कि खील भी निकल गया बहुत देर तक दबाने के बाद। तो ठीक वही स्थिति होती है कि जब जितनी देर तक घाव को दबाया जाएगा, जितना दबाया जाएगा उतनी देर तक उसमें से मवाद निकलता रहेगा और उसकी गंदगी को उभारता रहता है। वह जितना ही दबाएगा उसको, वह उतनी ही देर तक उस अंदर की गंदगी को बाहर निकालता रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति के मनःस्थल, व्यक्ति का जो मनःस्थल है उसकी जो व्यवस्था का मार्मिक और हृदयोत्तेजक चित्र प्रस्तुत कहानी के द्वारा जैनेन्द्र ने हमारे सामने रखा है, वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है और विचारणीय है। कहानीकार ने कहानी के द्वारा समस्या का केवल संकेत किया है, निराकरण नहीं किया है। निराकरण हमको सोचना है, आपको सोचना है, लोगों को सोचना है, समाज को सोचना है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, जो घाव उत्पन्न होता है किसी के मन में, किसी के शरीर में, किसी को कैंसर के रूप में, किसी को मन के रूप में। मन में उत्पन्न ग्रंथि, मन में उत्पन्न कुंठा, वह भी तो एक घाव ही है ना। तो घाव उत्पन्न न होने दें, कैंसर को पहले से प्रथम स्टेज में ही उसको ख़त्म कर दें, तो यह समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे होगा, ये आप सोचें। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में, अभी तो मैंने इसकी समीक्षा की है, चरित्र चित्रण दिखलाया है आपको, मनोविज्ञान, नारी मनोविज्ञान और पुरुष मनोविज्ञान की बातें थोड़ी बहुत बतलाई हैं आपको, लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे स्वयं, तब आप देखेंगे कि कहानी की जो अदायगी है, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, तो कहानी की जो अदायगी है वह बिल्कुल मौलिक और अछूती है। इसमें कथानक नहीं है कि जो आप कहें कि किसी कहानी का एक राजा था, एक रानी थी, एक कौवा था, एक तोता था, एक मैना था, इस तरह का कोई भी कथानक नहीं है। इस तरह का केवल दो पात्रों में कहानी कही गई है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, और जो है वह एकदम साधारण है, एक पुरुष और एक स्त्री, और उन दोनों के बीच में होने वाला दृष्टिदोष, मतलब एक बीमारी। परंतु इसको इस ढंग से, इस मर्मस्पर्शी तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसमें एक बहुत ही व्यक्तिगत और निजी झलक आ गई है। व्यक्तिगत और निजी झलक के कारण यह कहानी अद्वितीय बन गई है। अपनी बात में यह बहुत सीधे साधे ढंग से और अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों में कहने की कोशिश की है जैनेन्द्र ने, लेकिन उस बात को एक
पृष्ठभूमि में रख कर कहते हैं, एक विशाल पृष्ठभूमि के द्वारा जो इन्होंने अपने छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा व्यक्ति के मन की मनस्थिति को रखने की कोशिश की है, वह अद्वितीय है, और जिससे इस कहानी का महत्व और इस कहानी का की बात का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इनका प्रेजेंटेशन, इनका प्रस्तुतिकरण जो है वह अद्भुत हो जाता है। अब दृष्टि दोष कहानी की सीमाएं क्या हैं, तो सीमाएं भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। साधारण पाठक अगर पढ़ेगा इसको तो एक सिंपल सी कहानी, साधारण सी कहानी उसको दिखाई देगी कि एक वो कहेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, तो एक पहेली है। इससे ऐसा भी कहीं गया, एक डॉक्टर है, एक लड़की गई दिखाने के लिए, दोनों में बातचीत होती है, बात कहीं कुछ नहीं है। एक साधारण पाठक के लिए बस इतनी ही बातें होंगी, और ये एक पहेली के रूप में हो सकती है, एक साधारण पाठक के लिए एक पहेली के रूप में होगी यह कहानी, क्योंकि उसका साधारणीकरण वो अपने ढंग से करेंगे। साधारणीकरण की दृष्टि से इस कहानी को अगर देखा जाए तो इसके मर्म तक साधारण पाठक नहीं पहुंच सकता कि कहानीकार इसमें क्या कहना चाह रहा है। इस कहानी के मर्म तक पहुंचने के लिए इस कहानी के पात्र में जाना होगा, और यह समस्या जो इसमें दिखलाई गई है वह तो केवल एक संकेत है। यह एक सामाजिक समस्या के रूप में भी हमारे सामने उभर कर सामने आ रही है। इस तरह की घटनाएं, तो यह एक सामाजिक समस्या के रूप में भी हमारे सामने आ रही है। तो यह कहानीकार ने एक संकेत दिया है और कोई सुझाव नहीं दिया है, अथवा निराकरण भी नहीं, न सुझाव दिया है न निराकरण दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी जानबूझकर बौद्धिक स्तर पर कहने की कोशिश की गई है। इस कहानी का जो स्तर है वह बौद्धिक है। एक बुद्धिजीवी ही इस कहानी की तह तक जा सकता है, इसके मर्म को समझ सकता है, जिसको जैसे घनानंद ने लिखा था कि समुझ है कविता घन आनंद की, ये आँख में नेह की पीड़ तकी। जो हृदय की आँखों से नेह की पीड़ा को समझेगा, प्रेम की पीड़ा को समझेगा, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। तो जैनेंद्र की कविता को समझने के लिए, केदार को समझने के लिए, सुभद्रा को समझने के लिए आज हर एक बुद्धिजीवी लड़की सुभद्रा है, हर एक बुद्धिजीवी लड़का केदार है, और इसको समझने के लिए उसको केदार के पात्र में जाना होगा, सुभद्रा के पात्र में घुसकर देखना होगा, उस बौद्धिक स्तर को छूना होगा जहाँ पर ये दोनों पात्र खड़े हैं। इसलिए साधारण पाठक के बलबूते की चीज़ नहीं है। मैंने शुरू में ही बतलाया था कि जैनेंद्र की कहानियों का जो स्तर है वह मनोवैज्ञानिक है और दार्शनिक भी है, तो इसे ये साधारण लोगों के बलबूते की चीज़ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहानी का ताना बाना बुना है कि वह बौद्धिक स्तर को छूती है, और पात्रों की जो स्थितियाँ बुनी गई हैं वह कृत्रिम स्थितियों को में डालकर समस्या का संकेत दिखलाया है इन्होंने। वो जो सारी स्थितियाँ बनी हैं कहानी में, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारी स्थितियाँ जैसे सामने लाई गई हैं कहानी में, वह एक संकेत के लिए है, केवल एक संकेत दिखलाया है कहानीकार ने। और इस ये जो संकेत भाषा में जो कहानीकार ने कहानी कही है, जिसके कारण यह थोड़ी अस्पष्टता सी भी लिए हुए है कहानी, तो अस्पष्टता के कारण इसकी दार्शनिकता और बौद्धिकता का जो प्रस्तुतिकरण है वह थोड़ा जटिल सा हो गया है। इसके बावजूद, इतनी सारी जटिलताओं के बावजूद यह एक सफल कहानी मानी जाती है हिंदी कहानी के साहित्य में, क्योंकि अपने प्रभाव की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। और यह कहानी का महत्व वस्तु विधान, इस कहानी का महत्व वस्तु विधान और शिल्प विधान दोनों ही दृष्टियों से है। इसका जो शिल्प विधान है, कहानी लिखने की जो कला है, कहानी का जो शिल्प बनाया गया है कहानीकार के द्वारा, जैनेंद्र जी के द्वारा, वह, और कहानी का जो वस्तु विधान बुना गया है बिना कथानक के, वह भी एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है, अद्भुत सा महत्व छोड़ जाता है हमारे दिलो दिमाग में। जैनेंद्र जी ने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने पुरुष और नारी के संबंध को, प्रेम, आज के जीवन की जटिलता और सामाजिक मर्यादाओं आदि के प्रश्नों से को एक साथ पैनी दृष्टि से प्रस्तुत करने का काम किया है। सामाजिक रूढ़ियों को और सूक्ष्म दृष्टि से इसका विश्लेषण किया है कि सामाजिक मर्यादाएं हमें
कहाँ से कहाँ तक हमारे अंतर्मन को प्रभावित कर सकती हैं। तो इन सभी दृष्टियों से इसका सूक्ष्म वर्णन कहानीकार ने किया है। और जैनेंद्र जी का यह जो कहानी के द्वारा जो मनोविश्लेषण है, वातावरण चित्रण है और चरित्रों के जो विरोधाभास हमारे सामने आते हैं, वो उसके निर्माण में इन्होंने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। जैनेंद्र जी की शिल्प कला यहाँ पर हमारे सामने, कहानी कला बहुत ही निखरे हुए रूप में सामने आती है, निखरी हुई कला है इनकी। और इस मनोवैज्ञानिक धूप छाँ दिखलाते हुए इस कहानी के द्वारा जो कहानीकार ने जो दिखलाया दृष्टिदोष कहानी में, केदार का मनोविज्ञान, सुभद्रा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, दृष्टिदोष से कहानीकार का जो क्या कहना चाहता है, यह सब कुछ अधूरा ही रह गया है। कहानीकार का वक्तव्य स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह हम सबके सोचने की चीज़ है कि हम सब इस पर अपना क्या क्या दृष्टिकोण दे सकते हैं। दृष्टिकोण इस इनके पात्रों के पास लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य के अभाव में ये कि क्या करना है, केदार क्या करना चाह रहा है, सुभद्रा क्या करना चाह रही है, और किसी परिणति तक पहुंचना चाह रहे हैं या नहीं, तो लक्ष्य तो है ही नहीं। तो केवल हम देख आएँ और केवल हम पुकार लें, केवल स्थितियों का जायजा ले लें, तो ये कहानी की परिणति नहीं होती है। और कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य तक पहुँचना पड़ता है, किसी निराकरण तक पहुँचना पड़ता है, और तब उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से यह कहानी थोड़ी अधूरी सी लगती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक जटिलता और नैतिक चिंतनशीलता की दृष्टि से यह दिशाहीन प्रतीत होती है। नैतिक चिंतन इसमें नहीं है, जिसके कारण यह कहानी दिशाहीन हो रही है। यह इसका निगेटिव व्यू है। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव तो एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं। हमेशा सब में अच्छाई ही हो ऐसा नहीं है। कहानी प्रभावोत्पादक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी सफल कहानी है, लेकिन जटिलताओं की दृष्टि से और मर्यादा वो जो मनोचिंतनशीलता की दृष्टि से आम जनता की पहुंच से अलग है। साधारण पाठक इसकी पहुंच तक नहीं जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस कहानी की अभिव्यक्ति, इस जैनेंद्र की जो विशेषता है वह जिज्ञासा और बौद्धिकता के धरातल पर इन्होंने जो इस कहानी की रचना की है वह अद्वितीय है। और इस दृष्टि से इस कहानी की जो प्रभावोत्पादकता है वह अतुलनीय है। इस दृष्टि से इस कहानी का मनोविज्ञान जो है वह अद्भुत है। और आप सब इस कहानी को एक बार पढ़ें और इसकी समस्या का समाधान ढूंढें कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस दृष्टि से हमने आज दृष्टिदोष कहानी की